हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल और देख क्लासेस में। साथियों, जैसे कि आप देख ही रहे होंगे काफ़ी दिन से थोड़ा सा जो मेरा करंट अफेयर की वीडियो का पैटर्न है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है, लेकिन अब जो मैं पैटर्न आपको लेकर के आया हूँ वो आपके लिए बहुत ही उम्दा प्रदर्शन साबित करेगा आपकी आने वाली परीक्षा में। तो साथियों, आज है 15 जनवरी। मैं अरुण कुमार आर्य चर्चा करूंगा आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों पर। तो साथियों, चलिए हमारे जो प्रश्न है वो खबर के रूप में है और प्रश्न श्रृंखला प्रश्न सीरीज शुरू होने से पहले आपका और हमारा भारतीय तिरंगा आपकी स्क्रीन पर। तो चलिए साथियों, देर न करते शुरुआत करते हैं अपनी प्रश्न श्रृंखला की। आज की हमारी खबर है, पहली है आईसीजी कमला देवी। आईसीजी कमला देवी क्या है? ये एक जहाज है साथियों। क्या है? ये एक जहाज है जो कि बनाया है इंडियन कोस्ट गार्ड ने। कौन सा? आईसीजी कमला देवी। इस जहाज को रिसेंटली इंडियन कोस्ट गार्ड ने अभी कमीशन किया है। कमीशन एंड डीकमीशन क्या होता है? कमीशन मतलब अभी शामिल किया है अपने बल में, है ना, अपने तटरक्षक बल में, और डीकमीशन का मतलब होता है उसको रिटायर किया है। तो आईसीजी कमला देवी एक जहाज है जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड ने अपने बेड़े में शामिल किया है। भारतीय तटरक्षक बल में ये शामिल हुआ है। निर्माण किसने किया है इसका? गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इसका निर्माण किया गया है। 308 टन वजनी है और लड़ाकू क्षमता से यह लैस है। कौन सा? आईसीजी कमला देवी। तो ये जो शिप है ये कौन सा है? आईसीजी कमला देवी। कौन सा है साथियों इस जहाज का नाम? आईसीजी कमला देवी। अब आप सोच रहे होंगे बड़ा यूनिक नाम है, ये यूनिक नाम कमला देवी के नाम पर ही क्यों रखा गया? तो मैं आपको बताता चलूं साथियों, जो कमला देवी चट्टोपाध्याय है ये प्रसिद्ध भारतीय समाज सुधारक और स्वतंत्रता कार्यकर्ता रही हैं 1908 के दशक में, यानी कि 1908 में इनका जन्म हुआ था। तो 1900 के दशक में ये एक स्वतंत्रता कार्यकर्ता के रूप में उभरी। तो इन्हीं के नाम पर, कमला देवी चट्टोपाध्याय के नाम पर क्या बनाया है? तटरक्षक बल ने कमला देवी आईसीजी जहाज का नाम रखा है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं हम अपनी खबर दूसरी के रूप में। जो हमारी खबर दूसरी है वो है ह्यूमन राइट्स वॉचेस वर्ल्ड रिपोर्ट 2023। तो ह्यूमन राइट के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की है, वॉचेस वर्ल्ड रिपोर्ट 2023। इसको, ये जो संस्करण है साथियों, ये इसका 33वां संस्करण है और इसको जारी करा है, किसने जारी करा है? ह्यूमन राइट्स ने इसको जारी किया है। ह्यूमन राइट्स के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें कुछ नकारात्मक बिंदु रखे गए हैं और कुछ सकारात्मक बिंदु रखे हैं। किसने? ह्यूमन राइट्स ने। भारतीय शासन के खिलाफ कुछ सकारात्मक पॉइंट्स रखे हैं और कुछ नकारात्मक रखे हैं। जो नकारात्मक बिंदुओं में कुछ शामिल किए गए बिंदु हैं वो है केंद्र सरकार द्वारा मानवाधिकारों का हनन किया जा रहा है या उनका उल्लंघन किया जा रहा है। किस रूप में उल्लंघन किया जा रहा है? कि जो भारतीय संघ है वो कहीं ना कहीं हिंदू बाहुल्यवादी विचारधारा को क्या दे रहा है? बढ़ावा दे रहा है। धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभाव, कर्नाटक में शैक्षणिक संस्थानों में मुस्लिम छात्राओं के हिजाब पर फैसले को उसने क्या बताया है? नकारात्मक पॉइंट्स में रखा है। किसने? ह्यूमन राइट्स की वॉचेस वर्ल्ड रिपोर्ट 2023 में। और क्या नकारात्मक पॉइंट रखे हैं? नेगेटिव पॉइंट क्या रखे हैं? भारतीय शासन प्रणाली को जम्मू एंड कश्मीर में 370 हटने के बाद भी अभिव्यक्ति की आजादी, शांतिपूर्ण सभा पर रोक आदि भारतीय प्रशासन के द्वारा लगाई जा रही हैं, जिनकी घोर निंदा करी है किसने? ह्यूमन राइट्स के द्वारा जारी वॉचेस वर्ल्ड रिपोर्ट 2023 में। तो ये निंदा करी है इस रिपोर्ट में किसके द्वारा? ह्यूमन राइट्स के द्वारा। जो कुछ भारतीय शासन के खिलाफ पॉजिटिव पॉइंट रखे हैं कि आप ये वाले बिंदु जो आपने किए हैं, ये जो घटनाक्रम किया है आपने, ये बाकी काबिले तारीफ है। तो वो बिंदु है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी हाल ही में जो उठाए गए कदम है, तो उनकी किसने? ह्यूमन राइट्स की जो रिपोर्ट है उसमें क्या कर गई? प्रशंसा की गई है। तो कौन कौन से बिंदु हैं? राजद्रोह कानून, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। गर्भपात कानून को अभी हाल ही में रोक लगाई है। गर्भपात कानून साथियों, मैं आपको बताता चलूं कि अब तक 20 सप्ताह तक जो है किसी एमबीबीएस डॉक्टर की सजेशन के उपरांत और विशेष अनुमति के उपरांत आप गर्भपात करा सकते थे। लेकिन अब इस गर्भपात कानून अधिनियम को बदल करके
जो इसकी समयावधि है वो 24 सप्ताह कर दी है। कितनी? 24 सप्ताह। पहले कितनी थी साथियों? पहले 20 सप्ताह थी कि आप जो है किसी एमबीबीएस डॉक्टर की सलाह के उपरांत ही कितनी? 20 सप्ताह। अब कितनी कर दी है? ये टेस्ट करा सकते हो, सॉरी टेस्ट नहीं, गर्भपात करा सकते हो। तो अब जो है वो 20 सप्ताह से बढ़ाकर कितने सप्ताह कर दी इसकी समयावधि? 24 सप्ताह कर दी है। 2 फिंगर टेस्ट जो महिलाओं में होता है ना, यौन को सर्टिफाइड करने के लिए, ठीक है। तो उस टेस्ट को भी जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाया है, तो इन निर्णय को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इन निर्णय को इस रिपोर्ट में बहुत ही क्या पॉजिटिव पॉइंट के रूप में रखा गया है, ठीक है। क्लियर हुआ साथियों? चलिए, इसको जारी कौन करता है? इसको जारी करता है ह्यूमन राइट्स। चलिए साथियों, अब बात करेंगे हम वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 की। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2023 रिसेंटली जारी की गई है। किसने जारी की है ये भी हम जानेंगे। तो साथियों, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 को जारी करता है WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। कौन जारी करता है साथियों? WEF इसको जारी करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। मुख्य उद्देश्य क्या है इस रिपोर्ट को जारी करने का? प्रत्येक वर्ष वैश्विक जोखिम परिदृश्य में होने वाले परिवर्तनों का वर्णन करना और उनको कम करना, ठीक है। जितने जोखिम परिदृश्य, जोखिम से भरे काम है वैश्विक परिदृश्य की दृष्टि में, तो उन पर एक तो रोक लगाना और उनका वर्णन करना कि ये पॉइंट्स हैं, इन पर जोखिम का खतरा आने वाले कुछ सालों में होगा। तो उन बिंदुओं को शामिल करके WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, अपनी एक रिपोर्ट जारी करता है। उस रिपोर्ट का क्या नाम है? उस रिपोर्ट का नाम है साथियों वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023, ठीक है। तो जो जोखिम है, जोखिम परिदृश्य है, उनको 5 बिंदुओं में बांटा गया, उनको 5 बिंदुओं में कैटेगराइज किया गया है। कौन कौन से 5 बिंदु हैं? पहला बिंदु है साथियों पर्यावरण संकट, कि जो है आने वाले इतने सालों में इस पर्यावरण संकट से निपटने के लिए आपको ये उपाय करने चाहिए। दूसरा संकट है आर्थिक संकट, तीसरा है सामाजिक संकट यानी कि सोशल क्राइसिस, एंड चौथा है भू राजनीतिक संकट, जियोपॉलिटिकल क्राइसिस, और पांचवा है तकनीकी संकट यानी कि टेक्नोलॉजिकल क्राइसिस। तो इन 5 बिंदुओं को शामिल करता है WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, अपनी वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 में। तो उसके अकॉर्डिंग अभी जो रिपोर्ट जारी करी है, तो इसने बताया है 2 चीजें बताई हैं साथियों, बड़े ध्यान से सुनिएगा, है ना। इसने 2 चीजें बताई हैं, एक तो 2 इयर्स शॉर्ट टर्म रिस्क बताया है और दूसरा बताया 10 इयर्स लॉन्ग टर्म रिस्क, कि भारत जो है आने वाले 2 सालों में किन किन खतरों में रहेगा और आने वाले 10 सालों में यानी कि लॉन्ग टर्म में भारत को इन खतरों में से किन किन खतरों से जूझना पड़ेगा। तो वो खतरे क्या हैं? तो साथियों मैं आपको बताता चलूं, जो 2 इयर्स यानी कि शॉर्ट टर्म क्राइसिस हैं, उन क्राइसिस में शामिल की गई है जीवन यापन का संकट, दूसरा है ये इकोनॉमिक डाउनटर्न, ये कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस, तीसरा है इकोनॉमिक वारफेयर यानी कि आर्थिक मंदी आएगी, ठीक है। अभी रिसेंटली जो नोटबंदी हुई थी उससे भी कहीं ना कहीं आर्थिक मंदी का प्रभाव देखने को मिला। तीसरा है क्लाइमेट एक्शन हैजर्ड्स, जलवायु कार्रवाई अंतराल। अभी आप देख रहे होंगे जलवायु परिवर्तन निरंतर हो रहा है, जिसकी वजह से हम आगे भी आने वाले 2 साल में इस खतरे से ज्यादा जूझना पड़ेगा। तीसरा है सोशल पोलराइजेशन, सामाजिक ध्रुवीकरण। सामाजिक ध्रुवीकरण के प्रभाव भी नकारात्मक रूप में आने वाले 2 साल में हमें देखने को मिलेंगे। जो 10 इयर्स लॉन्ग टर्म रिस्क हैं, जो हमें आने वाले 10 सालों में देखने को मिलेंगे, जो इस रिपोर्ट में बिंदु के रूप में शामिल किए गए हैं, वो है प्राकृतिक परिस्थातिक तंत्र। आप देख रहे होंगे, अभी मैं अगर वैश्विक परिदृश्य की बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया की जो ग्रेट बैरियर रीफ है, तो वो कहीं ना कहीं विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है, और वहां पर जलवायु परिवर्तन के कारण जो उसकी कोरल रीफ है वो पीली होने लगी है, और वहां की जो जलीय जाति हैं, जलीय प्रजाति हैं, वो असंख्य संख्या में मरने लगी हैं। तो अभी UN के द्वारा जो एक लिस्ट जारी की जाती है, तो उसने अपनी डेंजर सूची में शामिल किया है यूनाइटेड नेशन के द्वारा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आगे आने वाले देशों में, आगे आने वाले समय में 10 साल में हमें पारिस्थितिक तंत्र से खतरा देखने को मिलेगा।
दूसरा पॉइंट शामिल किया गया ह्यूमन हेल्थ, मानव स्वास्थ्य। चौथा पॉइंट है ह्यूमन सिक्योरिटी, मानव सुरक्षा, न्यू वेपन्स, न्यू कॉन्फ्लिक्ट्स, नए वाद विवाद होते रहते हैं। अभी आप रूस और यूक्रेन का विवाद देख ही रहे होंगे, हो सकता है आगे और बढ़ जाए। ठीक है, तो ये भारत में वैश्विक परिदृश्य को दृष्टिगत रखते हुए किसने जारी करी है? ये WEF के द्वारा जारी ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट है, उसमें ये बिंदु शामिल किए गए। अब मैं बात करूंगा डिजिटल राइट्स, डिजिटल अधिकार है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इन पॉइंट्स को शामिल करके कुछ खतरा बताया है, लंबे समय के लिए दीर्घकालिक खतरा बताया है, और कुछ खतरा बताया है शॉर्ट टर्म यानी कि सूक्ष्म समय के लिए। तो साथियों, मैंने आपको बता दिया वैश्विक जोखिम रिपोर्ट कौन जारी करता है? WEF जारी करता है। अब वो पूछ भी सकता है कि अभी हाल ही में WEF द्वारा जारी रिपोर्ट में किन बिंदुओं को जो है शॉर्ट टर्म रिस्क रूप में शामिल किया गया। तो ये सारे बिंदु हैं। चलिए बात करेंगे थोड़ा सा WEF के विषय में भी हम बात कर लेंगे। WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वैश्विक आर्थिक मंच। इसका मुख्यालय है कलोगनी, स्विट्जरलैंड में। ये किस प्रकार की संस्था है साथियों? ये एक गैर लाभकारी संगठन है जिसका उद्देश्य विश्व के व्यवसाय, राजनीतिक, शैक्षिक और अन्य क्षेत्रों के अग्रणी लोगों को एक साथ लाकर औद्योगिक दिशा तैयार करना और उन्हें एक मंच साझा करना। ठीक है साथियों, WEF द्वारा जारी कुछ रिपोर्ट्स हैं जिनको WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम प्रत्येक वर्ष जारी करता है। पहली रिपोर्ट है वैश्विक जोखिम रिपोर्ट, जो कि अभी रिसेंटली जारी की गई है। दूसरी रिपोर्ट है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। तीसरी रिपोर्ट है वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट। प्रश्न पूछ भी सकता है निम्न में से कौन सी रिपोर्ट WEF द्वारा जारी की जाती है? तो जो ये रिपोर्ट्स हैं कुछ जो WEF जारी करता है। क्लियर हुआ साथियों? वैश्विक आर्थिक मंच क्या है? ये व्यवसाय, जो विश्व के कुछ देश हैं उनमें व्यवसाय, राजनीतिक, शैक्षिक और अन्य क्षेत्रों के अग्रणी लोगों को एक साथ ला करके एक मंच प्रदान करना इसका उद्देश्य है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का। चलिए बात करते हैं अपनी खबर चौथी के रूप में। हमारी खबर 4 है, यह त्योहार है पोंगल। कौन सा त्योहार है साथियों? ये त्योहार है पोंगल, जो कि आपको पता होगा ये 14 जनवरी को कल पूरे दक्षिण भारत में मनाया गया है। कौन सा त्योहार साथियों? ये है पोंगल। ठीक है साथियों, पोंगल त्योहार। मैं दूसरा कलर ले लेता हूं। चलिए, यह साथियों पोंगल त्योहार ये मनाया गया है कहां पर? दक्षिण भारत में। कहां पर? विशेष तौर पर तमिलनाडु में। किस प्रकार का उत्सव है? तो साथियों ये है अच्छी फसल उत्सव। अच्छी फसल उत्सव यानी कि इस दिन से नई फसल आनी शुरू हो जाती है और यहाँ के लोग, तमिलनाडु के लोग ईश्वर से प्रार्थना करके नई फसल के रूप में नई प्रार्थनाएं और संवेदनाएं व्यक्त करते हैं कि हे ईश्वर, हमारी जो भी आने वाली फसल है वो अच्छी पैदावार की फसल हो। तो कहीं ना कहीं ये पोंगल, बिहू और मकर संक्रांति तो कहीं ना कहीं एक आप कह सकते हो कि प्राकृतिक बदलाव के मनाए जाने वाले उत्सव है। यानी कि इस दिन से प्रकृति में कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। जैसे मैं बता चुका हूं कि तमिलनाडु में क्या मनाते हैं? पोंगल मनाते हैं तमिलनाडु के जो लोग हैं। उधर बिहू यानी कि जो एक त्योहार है, एक फसली उत्सव है जो मनाया जाता है कहां पर साथियों? असम में ये मनाते हैं। क्या है? फसल उत्सव है। मौसम का यहाँ से परिवर्तन हो जाता है, नई फसल आती है और यहाँ से मौसम परिवर्तित हो जाता है, यानी कि ऋतु परिवर्तन होने के उपरांत हम नई फसल को यहाँ उगाने शुरू कर देते हैं। दूसरा है ये मकर संक्रांति, जो कि आपको उत्तर भारत में विशेष तौर पर देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश, दिल्ली है ना, और जितने भी पंजाब, हिमाचल वाले जितने भी नॉर्थ स्टेट हैं, यहाँ पर ये मकर संक्रांति त्योहार बहुत खासकर मनाए जाने वाले त्योहार है। मान्यता है कि जो सूर्य राशि है वो कहीं ना कहीं मकर राशि में परिवर्तित हो जाती है। सूर्य राशि मकर राशि में प्रवेश कर लेती है, जिसके तौर पर ये तो एक आप ये कह सकते हैं कि सांस्कृतिक महत्ता हो गई। और प्राकृतिक बदलाव वही है कि हाँ, प्रकृति में यहाँ से आज से आपको कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो तीनों ये क्या है? फसली और प्रकृति में बदलाव के उत्सव हैं जो कि एक साथ मनाए जाते हैं अलग अलग राज्यों में। क्लियर हुआ साथियों? चलिए बात करेंगे हम अपनी खबर 5 के रूप में। खबर 5 है हमारी, सुल्तान अहमद अल जाबेर। कौन है ये चुने गए हैं अध्यक्ष। किसके अध्यक्ष चुने गए साथियों? ये चुने गए COP
COP28 की। अभी हम विस्तार से COP28 के विषय में बात करेंगे। सुल्तान अहमद अल जाबेर, ये हैं उद्योग एवं उन्नत प्रौद्योगिकी मंत्री UAE के, संयुक्त अरब अमीरात के उद्योग एवं प्रोन्नति मंत्री कौन है? उद्योग एवं उन्नत प्रौद्योगिकी मंत्री हैं सुल्तान अहमद अल जाबेर। इनको पहली बार COP28 की अध्यक्षता सौंपी गई है। किसकी अध्यक्षता साथियों? COP28 की ये अध्यक्षता पहली बार करेंगे। चलिए जान लेते हैं COP28 के विषय में। क्या है COP28? तो साथियों मैं बात करूंगा 1992 की। मैं अगर 1992 की बात करूं, चलिए, तो 1992 में जो सदी हो गई वो 20वीं सदी हो गई। 20वीं सदी में क्या हुआ? बहुत सारे परिवर्तन हुए, जलवायु परिवर्तन। तो उन जलवायु परिवर्तन से जूझ रहे बहुत सारे देशों ने क्या किया कि एक सम्मेलन आयोजित किया 1992 में। क्या करने के लिए? पृथ्वी के तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस कम करने के लिए। पृथ्वी के तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस कम करने के लिए। जो पृथ्वी का टेम्परेचर था 20वीं सदी में वो बहुत ज़्यादा हो रहा था, जिसकी वजह से जलवायु परिवर्तन देखने को मिल रहा था और वैश्विक स्तर पर एक खतरा मंडरा रहा था। तो सभी देशों ने मिलकर क्या किया कि 1992 में एक सम्मेलन रखा, जिसको हम पर्यावरण और विकास सम्मेलन या रियो पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। रियो सम्मेलन या पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने अब इसको आयोजित किसने करा? इसको आयोजित करा साथियों UNFCCC ने। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा एक फ्रेमवर्क है UNFCCC की। मैं अगर फुल फॉर्म की बात करूं साथियों, UNFCCC ये है यूनाइटेड नेशन का एक फ्रेमवर्क है। यूनाइटेड नेशन का फ्रेमवर्क है। चलिए मैं इसकी आपको फुल फॉर्म बताता हूं। तो ये यूनाइटेड नेशन का क्या है साथियों? यूनाइटेड नेशन का एक फ्रेमवर्क है। यूनाइटेड नेशन का एक फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क ये क्या है? C4 क्या है साथियों? क्लाइमेट चेंज। ये है कमेटी या फिर आप यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क नेशन एक मिनट कन्वेंशन। ये है कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसकी ये फुल फॉर्म है। इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। यूनाइटेड नेशन का एक फ्रेमवर्क है। कन्वेंशन हुआ किस पर? क्लाइमेट चेंज पर। एक संस्था है UNFCCC। तो इसने अपने 198 देश तो अब हो गए, तब 197 थे। अपने 197 सदस्यी देशों के साथ एक ऑर्गेनाइजेशन, एक मीटिंग आयोजित करी, एक सम्मेलन आयोजित करा। कब? 20वीं शताब्दी में। क्या करने के लिए? पृथ्वी के टेम्परेचर को 2 डिग्री सेल्सियस कम करने के लिए, जिससे कि हो रहे जलवायु परिवर्तन को रोका जा सके। तो एक क्या रखी? एक पार्टीज की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज रखी। तो उसको बोला गया कोप। कोप का मीन्स है साथियों कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कोप का मतलब है कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो इसने UNFCCC ने क्या करा? एक पार्टीज करी, मतलब कॉन्फ्रेंस करी। कितने देशों की? लगभग के 197 देशों की कॉन्फ्रेंस करी, बुलाया और बोला कि पृथ्वी पर जो जलवायु परिवर्तन का खतरा मंडरा रहा है और जो टेम्परेचर लगातार बढ़ता चला जा रहा है, तो सब देश मिलकर आगे आए और पृथ्वी के टेम्परेचर को 2 डिग्री सेल्सियस कम करें। ठीक है। तो जो पहला सम्मेलन हुआ, जो पहली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई, वो हुई साथियों 1995 में। कब हुई? 1995 में पहली कोप हुई, जो कहां पर हुई? जर्मनी में आयोजित की गई। तो अगर पूछे, अब जैसे COP28 है तो ये है COP 1995। तो इसी तरह की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती रही प्रत्येक वर्ष। पहली कब हुई? 1995 में हुई जर्मनी में, जिसमें कि पृथ्वी पर हो रहे जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए पृथ्वी का टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस कम रखने को बोला गया। तो इसी तरह की प्रत्येक वर्ष कौन? UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज क्या करता है? एक पार्टीज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज आयोजित करता है, यानी कि एक सम्मेलन आयोजित करता है, जिसमें जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण से संबंधित
खतरों पर क्या की जाती है, बहुत विस्तार से चर्चा की जाती है। तो ठीक है साथियों, COP 28 इसको आयोजित कौन करेगा? ये साथियों ये आयोजित होगा 28 यूनाइटेड अरब अमीरात में। COP 28 कहाँ आयोजन होगा साथियों? इसका आयोजन होगा UAE में। कहाँ आयोजन होगा इसका साथियों? UAE में। कब? 2023 में। कब? 2023 में। क्लियर हुआ? COP 28 का आयोजन कौन कर रहा है? UAE, संयुक्त अरब अमीरात कर रहा है 2023 में। जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? सुल्तान अहमद अल जाबेर, जो कि उद्योग एवं उन्नत प्रौद्योगिकी मंत्री कहाँ के? UAE के। ठीक है साथियों, बढ़ते अपनी अगली खबर के रूप में। अगली खबर छोटी मगर मोटी बातें, थोड़ा सा नया ट्विस्ट मैं लेकर के आया हूँ साथियों। आज ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये जो मैं शेड्यूल बनाया है, मैंने ये पैटर्न जो बनाया है, ये आपको कैसा लग रहा है। तो चलिए छोटी मगर मोटी बातें के रूप में हम जानेंगे। रिटायरमेंट उम्र सीमा 62 वर्ष से बढ़ाकर 64 वर्ष कर दी है। वो किसने की है साथियों? फ्रांस ने कर दी है। फ्रांस की सदन ने जो रिटायरमेंट उम्र सीमा है वो 62 वर्ष थी, उसको बढ़ाकर कितना कर दिया है? 64 वर्ष कर दिया है साथियों। फ्रांस की अगर मैं साथियों पीएम की बात करूं तो फ्रांस के पीएम है एलिजाबेथ बोर्न। कौन है साथियों? फ्रांस के सीएम है पीएम, फ्रांस के पीएम वो है एलिजाबेथ बोर्न। एलिजाबेथ बोर्न कौन है? यहाँ की पीएम है एलिजाबेथ बोर्न। कहाँ की? फ्रांस की। फ्रांस की साथियों मैं कैपिटल की बात करूं तो फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। फ्रांस की कैपिटल क्या है साथियों? फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। और अगर मैं फ्रांस की करेंसी की बात करूं तो साथियों फ्रांस की करेंसी क्या है? फ्रांस की करेंसी है यूरो। फ्रांस की करेंसी क्या है साथियों? फ्रांस की करेंसी है यूरो। क्लियर हुआ? तो फ्रांस की सदन ने रिटायरमेंट की उम्र सीमा 62 वर्ष से बढ़ाकर कितनी कर दी है? 64 वर्ष कर दी है। चलिए जानते हैं दूसरी खबर में। मनप्रीत मोनिका सिंह बनी है अमेरिका में पहली महिला सिख न्यायाधीश। अमेरिका में पहली महिला सिख न्यायाधीश के रूप में किसे चुना गया है? मनप्रीत मोनिका सिंह को। चलिए तीसरी खबर है हमारी शांति कुमारी तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव चुनी गई है। ये एक IAS अफसर है। कौन? शांति कुमारी, तेलंगाना की पहली महिला मुख्य अधिकारी। ठीक है साथियों, अगर मैं बात करूं तेलंगाना के सीएम की, तेलंगाना के सीएम वो कौन है? के चंद्रशेखर राव। ये है तेलंगाना के सीएम। कौन है साथियों? ये सीएम है के चंद्रशेखर राव। अगर मैं बात करूं साथियों तेलंगाना की कैपिटल की, ये रहा तेलंगाना। यहां पर आ जाइए, इसको तेलंगाना को यहां ले लीजिए। तो साथियों इसके सीएम मैंने बता दी कौन है? के चंद्रशेखर राव। इसकी कैपिटल है हैदराबाद। इसकी कैपिटल है साथियों हैदराबाद। और अभी हाल ही में हैदराबाद में विश्व का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम लगाया गया था। विश्व का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम लगाया गया था, जो कि सिक्का कंपनी के द्वारा लगाया गया था। कौन है कैपिटल इसकी? तेलंगाना की हैदराबाद। क्लियर हुआ साथियों? हैदराबाद पहली बार जो फॉर्मूला 1 कार रेसिंग है, फॉर्मूला 1 स्ट्रीट कार रेसिंग प्रतियोगिता का आयोजन कौन करेगा? वो भी हैदराबाद करेगा। रियल टाइम गोल्ड एटीएम, विश्व का पहला गोल्ड एटीएम जहां से आप 0.5 ग्राम टू 100 ग्राम्स तक के सिक्के निकाल सकते हैं, वो भी किसने लगाया है? हैदराबाद ने लगाया है। ठीक है साथियों, तो ये था आज का हमारा सेशन। आज का हमारा सेशन कैसा लगा? देखिए आपको पीडीएफ लेने में भी आसानी होगी। इसकी पीडीएफ लिंक आपको या तो आप व्हाट्सअप अबाउट में जाकर व्हाट्सअप सर्च कर लीजिए, अदरवाइज आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल ही जाएगा। ठीक है साथियों, आप टेलीग्राम से अवश्य जुड़ जाइए, जिससे कि आपको हर रोज पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। आज का सेशन कैसा लगा? कम समय का सेशन, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेशन। इसके साथ आज की वीडियो सेशन समाप्त करते हैं। जय हिंद,
धन्यवाद, सादर प्रणाम।